आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो बहुत जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। और इसकी शुरुआत यानी ब्रिटिश शासन की नींव। बिल्कुल। हम 1600 के एक शाही दस्तावेज से अपना सफर शुरू करेंगे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंचेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के आज के प्रशासनिक ढांचे की जड़ें कहाँ हैं। जी मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, चलिए शुरू करते। तो फिर कहानी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख थी 31 दिसंबर 1600। इस दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी किया। ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। जी, और इस चार्टर ने ही एक तरह से पूरी कहानी की नींव रखी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने का 15 साल का एकाधिकार दे दिया। एक मिनट, ये एकाधिकार शब्द जो है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? एकाधिकार मतलब मोनोपोली। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस समय में इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। अच्छा, जी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही साल बाद मई 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित काल मतलब जब तक कोई नया आदेश ना आए तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ। लगभग 150 साल बीत गए। अब हम 1771 के आसपास हैं। क्या अब भी ये कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी? नहीं, यही तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। 1771 के अंत तक ये कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी। तो फिर वो अब शासक बन चुकी थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया था। मतलब एक प्राइवेट कंपनी अब एक तरह से सरकार चला रही थी। जी, और यहीं से समस्या खड़ी हुई। एक व्यापारिक कंपनी अब एक संप्रभु शक्ति बन गई थी। वो खुद फैसले ले रही थी, टैक्स वसूल रही थी। तो फिर लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने इस पर क्या किया? उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। बिल्कुल सही सवाल। कंपनी के प्रशासनिक कामों में बहुत ज्यादा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल गया था। इसे देखते हुए ब्रिटिश संसद ने तय किया कि अब कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है। और इसी हस्तक्षेप का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एकदम सही, ये एक ऐतिहासिक कानून था। इसी किसी ने बनाया होगा, कोई समिति रही होगी। हाँ, ये एक्ट उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा बनाई गई एक गुप्त समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया था। गुप्त समिति? तो इसका मकसद भी काफी सीधा और स्पष्ट रहा होगा। जी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रित करना, यानी रेगुलेट एंड कंट्रोल करना। अच्छा, इस एक्ट का इतना महत्व क्यों है? मतलब इसके 3 सबसे जरूरी बिंदु क्या थे? देखिए, इसका महत्व 3 बातों से समझा जा सकता है। पहला, ये भारत में ब्रिटिश सरकार का पहला संवैधानिक कदम था। पहला कदम, ठीक है। दूसरा, इसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता दी। मतलब सरकार ने मान लिया कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं, राजकाज भी कर रही है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें इस एक्ट से हुए बदलावों को देखना होगा। बताइए। पहला और सबसे बड़ा बदलाव था पदनाम में। जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसका पद अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अच्छा। और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव था या शक्तियों में भी कोई फर्क आया? नहीं, शक्तियों में बहुत बड़ा फर्क आया। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। उनके नाम क्या थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ठीक है, अब वापस उस सवाल पर आते हैं। केंद्रीय प्रशासन, ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि पहले मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, वो अपने अपने इलाकों में पूरी तरह स्वतंत्र थे। मतलब अपना अपना देखते थे। जी, लेकिन इस एक्ट के बाद वो दोनों बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ओहो। इसी को सत्ता का केंद्रीकरण कहा गया, यानी सारी शक्तियां अब एक मुख्य केंद्र, जो कि बंगाल था, उसमें सिमट गईं। समझ गया। तो एक तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स को उन सब का बॉस बना दिया गया। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। अच्छा, प्रशासन के अलावा क्या इस एक्ट में न्याय व्यवस्था के लिए भी कुछ था? हाँ, ये इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट 1774 में? जी हाँ, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट की नींव शायद यहीं पड़ी।
अच्छा, बाकी 3 न्यायाधीशों के नाम याद रखना तो मुश्किल होगा। उसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। वो क्या है? आप बस HCL याद रख सकते हैं। HCL, जैसे वो टेक्नोलॉजी कंपनी है? बिल्कुल। H से हाइड, C से चेम्बर्स और L से लेमाइस्टर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। HCL, ये हमेशा याद रहेगा। और वो जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, जिससे कंपनी कंगाल हो रही थी, उसका क्या हुआ? उस पर भी इस एक्ट ने बहुत कड़ा प्रहार किया। 2 बड़े नियम बनाए गए। क्या थे वो? पहला, कंपनी के कर्मचारियों के लिए बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। अच्छा, मतलब जो साइड बिजनेस चल रहा था वो बंद? जी। और दूसरा, भारतीय लोगों से किसी भी तरह का उपहार या रिश्वत लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कंपनी के अधिकारियों की जो अपनी जेबें भरने की आदत थी, उस पर सीधी रोक लगा दी रही। एकदम। लेकिन इन सब पे नजर कौन रखता? लंदन में सरकार को कैसे पता चलता कि भारत में क्या हो रहा है? उसके लिए भी व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के गवर्निंग बॉडी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उसके जरिए अपना नियंत्रण मजबूत किया। कैसे? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वो भारत से जुड़े सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को दें। तो पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। अब कुछ छिपा नहीं रह सकता था। तो क्या ये एक्ट पूरी तरह से सफल माना जाए? कागज पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, सफल तो नहीं कह सकते। इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। इसीलिए कई लोग इसे प्रयास व भूल, ट्रायल एंड एरर का एक उदाहरण भी कहते हैं। अच्छा, क्या कमी थी इसमें? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच शक्ति का जो सीमांकन था वो स्पष्ट नहीं था। मतलब ये साफ नहीं था कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ खत्म होता है और दूसरे का कहाँ से शुरू होता है। अरे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब 2 पावर सेंटर बना दिए और उनकी सीमाएं तय नहीं की। जी, और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर अस्पष्टता और संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। प्रशासन और भी उलझ गया। समझ गया। तो चलिए एक बार इस पूरे एक्ट के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो ये एक्ट लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर आया। सही। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। जी, और उनकी परिषद में 4 सदस्य थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मनसन और वारुएल। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना। जी। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जिन्हें हम HCL से याद रखेंगे। हाइड, चेम्बर्स और लिमिस्टर। बिल्कुल। और सुधारों में निजी व्यापार और रिश्वत पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जी हाँ। लेकिन कमी ये रह गई कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच अधिकारों का बंटवारा साफ नहीं था। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये अधिनियम परफेक्ट नहीं था, इसमें कमियां थीं, लेकिन फिर भी इसने भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण और एक लिखित संविधान की नींव रखी। और ये केंद्रीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। हाँ, भारत के प्रशासनिक इतिहास में केंद्रीयकरण की दिशा में ये पहला निर्णायक कदम था। आज हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विकास के बारे में पढ़ेंगे। हाँ। खास तौर पर 1781 से 1784 के बीच। बिल्कुल। आज हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट का विश्लेषण करेंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे इन 2 कानूनों ने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा ही बदल दी। हाँ, और हम शुरुआत 1781 के एक्ट से करेंगे और जानेंगे कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों। ठीक है सर। तो सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ऐसी क्या कमियां थीं कि एक नया कानून लाना पड़ा? देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रशासनिक और न्यायिक खामियां थीं। इन्हीं कमियों को, मतलब इन उलझनों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। अच्छा, और इसी को बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं? एकदम सही। इसका ज्यादा प्रसिद्ध नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही है। और ये एक्ट एडमंड बर्क, जो उस समय प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, उनके सुझावों पर आधारित था। सर, एक सवाल है, इसे बंदोबस्त कानून क्यों कहते हैं? बंदोबस्त का यहाँ क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो शक्तियों का टकराव चल रहा था, उसे खत्म करना। मतलब उनके अधिकारों का बंदोबस्त करना? हाँ, या कह सकते हैं कि एक स्पष्ट निपटारा करना। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का एक तरह से बंटवारा करना। बिल्कुल। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
इसमें पहला बिंदु ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल गया। और दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। पूरी तरह मुक्त? सर, इसका मतलब क्या हुआ? जरा सरल शब्दों में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल अपने पद पर रहते हुए कोई भी आधिकारिक निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता था। अच्छा, तो मतलब वो अपने काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं थे? बिल्कुल नहीं। इससे उनकी प्रशासनिक शक्ति, आप सोचे, कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और तीसरा बिंदु क्या था? तीसरा ये था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। मतलब उनका क्षेत्राधिकार भी बढ़ा दिया गया। हाँ सर, इस एक्ट में सामाजिक परंपराओं और राजस्व के बारे में भी कुछ था, है ना? जी, 2 और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक था राजस्व सुरक्षा, मतलब टैक्स वसूली से जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। सभी मामले? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करना कंपनी का सबसे जरूरी काम था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अदालती मामला इस प्रक्रिया में रुकावट डाले। इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता। समझ गया, मतलब उन्होंने अपने वित्तीय हितों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। एकदम सही। और दूसरा प्रावधान था सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर। वो क्या था? सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश दिया गया कि वो अपने फैसले सुनाते समय भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पूरा ध्यान रखें। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए हस्तक्षेप और स्वायत्तता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। राजस्व में पूरा हस्तक्षेप और सामाजिक मामला में स्वायत्तता, ये पहला स्पष्ट संतुलन था। तो 1781 के एक्ट ने तो व्यवस्था को सुधार दिया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम आते हैं 1784 पर। ये सुधार का नहीं बल्कि नियंत्रण का एक नया युग था। ये अधिनियम उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ने पारित किया था, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? सुधार तो हो ही चुका था। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कामों को साफ साफ बांटना और भारत में कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना। मतलब अब बात सुधार से आगे बढ़कर सीधे कंट्रोल करने पर आ गई थी। हाँ, अब लगाम कसने की तैयारी थी। तो ये नियंत्रण कैसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने कंपनी के कार्यों को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्से? कौन कौन से? एक वाणिज्यिक कार्य, यानी कंपनी के व्यापार से जुड़े मामले, और दूसरे राजनीतिक कार्य, जैसे शासन, सेना और राजस्व से जुड़े मामले। अच्छा, तो व्यापार और राजनीति को अलग अलग कर दिया। हाँ, व्यापारिक कामों की देखरेख के लिए पुराना निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया निकाय बनाया गया, नियंत्रक बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, है ना सर? बिल्कुल। और ये व्यवस्था 1858 तक चली। सर, ये द्वैध शासन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे याद कैसे रखें? द्वैध का मतलब है 2। इसे ऐसे याद रखिए कि भारत पर 2 संस्थाएं मिलकर शासन कर रही थीं। एक कंपनी का निदेशक मंडल जो व्यापार देख रहा था, और दूसरी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रक बोर्ड जो राजनीति देख रहा था। एकदम सही। एक दुकान का मैनेजर और दूसरा दुकान का मालिक। ये नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या था? इसकी शक्तियां क्या थी? ये बोर्ड इंग्लैंड में स्थित था। इसमें 6 सदस्य होते थे और इसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था, मतलब सरकार का सीधा आदमी। और इसका काम क्या था? इसका काम था ब्रिटिश भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े सभी मामलों का नियंत्रण करना। सभी मामलों का? हाँ, सभी मामलों का। इस एक्ट के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि वो ब्रिटिश राज का एक राजनीतिक औजार बन गई। सत्ता की असली चाबी अब लंदन में थी। प्रशासन को और मजबूत करने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए थे। मैंने पढ़ा था कि परिषदों में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी। हाँ, प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए ये किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और प्रांतीय परिषदों में भी? हाँ, वहां भी सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? ताकि बहुमत से निर्णय लेना आसान हो सके।
4 सदस्यों में अक्सर 2-2 में मामला टाई हो जाता था। 3 में फैसला लेना तेज हो गया। एक नया पद भी बनाया गया, सेनापति का, जिसे प्रांतीय परिषद का सदस्य नियुक्त किए जाने लगा। और ये जो कंपनी के अधिकारी मनमानी करते थे, उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई? काम किए जाते थे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक विशेष कोर्ट की स्थापना की गई। अच्छा, तो मतलब उन्हें अपने कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता था? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा महत्व यही था कि इसने ये साफ कर दिया कि भारत में कंपनी के अधिकारी ब्रिटिश कानून से ऊपर नहीं हैं। तो सर, अगर हम इन दोनों एक्ट्स की एक साथ तुलना करें, 1781 और 1784 की, तो मुख्य अंतर क्या था? देखिए, अगर एक नज़र में देखें तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, उसका फोकस था न्यायिक सुधारों पर। और उसका परिणाम हुआ गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। हाँ, और उसकी एक और विशेषता थी भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसका फोकस था राजनीतिक नियंत्रण पर। और उसका परिणाम था द्वैध शासन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। बिल्कुल, उसकी विशेषता थी व्यापार और राजनीति का अलगाव। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 1781 के एक्ट ने व्यवस्था को सुधारा, जबकि 1784 के एक्ट ने भारत पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का एक लौह ढांचा तैयार कर दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 सालों के अंदर ब्रिटिश दृष्टिकोण सुधार से पूर्ण नियंत्रण की तरफ बढ़ गया। हाँ, ये कानून भारत के संवैधानिक इतिहास में मील के पत्थर हैं। धन्यवाद सर। आज ये दोनों एक्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हो गए। बहुत अच्छा। अब इस पर थोड़ा और सोचिएगा जी। कि कंपनी के कामों को व्यापार और राजनीति में विभाजित करने के दूरगामी परिणाम क्या हुए होंगे। ये सोचने से आपको इस विषय की और गहरी समझ मिलेगी।